हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली मीटिंग में हमने भारत की खोज का 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, नई समस्याएं, और उसमें अगला टॉपिक आया हुआ था बीच में, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास। कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में बात चल रही थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करिए। पेज नंबर 76 है, सेकंड पैराग्राफ देखिए। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से। इस समय क्या हुआ था? कुशल प्रशासन का विकास हुआ था और यातायात के साधनों में भी सुधार हुआ था, मुख्यतः किस कारणों से? सैनिक कारणों से। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, क्योंकि उसने इस बात का ध्यान रखा था कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करे। सरकार अब कैसी हो गई थी? अधिक केंद्रीकृत हो गई थी, और इस बात का ध्यान रखा गया था उसमें स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करने का। शेरशाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था। शेरशाह के बारे में है बताया। कौन था शेरशाह जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था? अफगान शासकों में सबसे योग्य जो था। शेरशाह कौन था? अफगान शासकों में सबसे योग्य। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया था। शेरशाह ने क्या किया था? एक मालगुजारी व्यवस्था की ऐसी नींव डाली थी जिसका आगे अकबर ने विकास किया। अकबर ने प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी। अकबर का जो प्रसिद्ध मंत्री था टोडरमल, उसकी नियुक्ति किसने की थी? शेरशाह ने। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। भारत और हिंदू धर्म पर किसका असर पड़ा? अफगानों का। और यह प्रभाव पड़ा कि अफगान शासन में जो क्षेत्र पड़ रहे थे वहां से भाग करके वो दक्षिण की ओर चले गए, और जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और भी कठोर बना दिया, मजबूत बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लग गया। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा और वास्तुकला की नई शैलियां उपजी। खाना पहनना बदला गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हो गया। खाना पहनना बदल गया था और लोगों के जीवन जो है अनेक रूपों में प्रभावित हो गया था। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा था। यह समन्वय कैसा दिखाई पड़ा? समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा था। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया था। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई। फारसी भाषा किसकी भाषा बन गई? दरबार की सरकारी भाषा बन गई, और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। फारसी के बहुत से शब्द जो थे किस में प्रवेश कर गए? बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। भारत में कुछ बातों में वृद्धि हुई थी तो उनमें एक पर्दा प्रथा भी थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ था जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा था। भारत में पर्दा प्रथा का विकास कब हुआ था? जब हिंदुओं और मुसलमानों इन दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा था। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैल गई जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था। औरतों को अलग से पर्दे में रखने की प्रथा कहाँ ज्यादा हुई? जहां मुसलमानों का सबसे अधिक प्रभाव था।
मुसलमानों में तो आज भी देखते होंगे औरतें क्या डालती हैं, आज भी बुर्का डालती हैं। यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में, जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। कहाँ कहाँ बताया, ये कहाँ कहाँ ये अधिक था मुसलमानों का प्रभाव? मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में, जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल में। लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। पंजाब और सरहदी सूबे में कम पर्दा प्रथा थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। दिल्ली में क्या था? अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ ही पुराने और नए के बीच में एक मेल हो रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में और अमीर उमराव में हुए थे। अधिक परिवर्तन किस में हुए थे? ऊंचे वर्ग वाले लोगों में हुए थे। इनका असर विशाल जन समूह पर हुआ, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। इसका असर कहाँ हुआ? ज्यादा विशाल जनसमूह पर इसका असर पड़ा और अधिकतर देहाती जनता पर नहीं पड़ा था। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी। उनकी शुरुआत कहाँ होती थी? दरबारी समाज में, और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने। ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इनके केंद्र बने थे। ठीक उसी तरह बने जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया था, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया था। आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा कहाँ खिसक गया? दक्षिण की ओर, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया था। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई, तो जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई थी। क्या हुआ? जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई थी, तो जौनपुर में एक मुस्लिम रियासत खड़ी हो गई थी। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान क्या रहा? यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही थी। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला था। किसको? मुस्लिम शासक था जो जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन के कारण उसको बहुत यश मिला था। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। पूरे भारत में क्या था? नई उत्तेजना सक्रिय थी, तेजी से थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। भारत विदेशी तत्वों को क्या कर रहा था? अपने अंदर आत्मसात कर रहा था और प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए, जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। इसी बीच क्या हुआ? नए ढंग के सुधारक खड़े हुए थे, जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया था और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा भी की थी। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य
कबीर हुए थे। दक्षिण में कौन कौन हुए थे? रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर, वे हुए थे। कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। कबीर की साखियां आज भी हम पढ़ते हैं और पद आज भी लोकप्रिय है, पढ़े जाते हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उत्तर में कौन हुए थे? गुरु नानक, और जो कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक माने जाते थे। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए नए विचारों का प्रभाव पड़ा था, और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया था। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया, और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा था। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने क्या किया था? हिंदू धर्म को प्रभावित किया था, और हिंदुओं ने क्या किया? अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर डाला था। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। भारतीय मुसलमान कुछ कैसे थे? जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था। अब वे भी उन्हीं से घिरे हुए थे। उनमें से बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। बाहर से आने वालों की संख्या कम थी, धर्म परिवर्तन करने वाले ज्यादा थे। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। विदेशी तत्वों के भारत में अधिक आत्मसात होने का सबसे बड़ा संकेत क्या था? कि उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था, और गर्चे दरबार की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। आरंभ के जो लेखक थे उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे? अमीर खुसरो। वे तुर्क थे, और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। अमीर खुसरो कौन थे? तुर्की थे, और उनका परिवार 2-3 पीढ़ियों में बसा हुआ था। 2-3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे कैसे रहे? 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे, और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार भी थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं भी की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। क्या बताया जाता है? कि भारत का जो लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार है, उसका आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित और आम का फल है। इनमें क्या है? धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अलावा संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया है। उन्होंने क्या किया? ग्रामीण जनता से केवल भाषा ही नहीं ली थी, बल्कि भाषा का ही वर्णन नहीं किया था, बल्कि उनके रीति रिवाजों और रहन सहन के ढंग का भी उन्होंने वर्णन किया था। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे थे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे थे, जो आज भी कहीं कहीं सुनाई पड़ते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी थी। अमीर खुसरो ने और क्या लिखा? अनगिनत पहेलियां भी लिखी थी। अपने लंबे जीवन काल में ही अमीर खुसरो अपने गीतों
और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हों। ऐसी और कहीं भी मिसाल नहीं मिलती जहां पर 600 साल पहले लिखे गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रहे और बोलों में बिना किसी परिवर्तन के अब भी उसी तरह वे गीत गाए जाते हों, और कहीं भी ऐसे नहीं मिलते। बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। बाबर और अकबर में उस समय में भारतीयकरण की प्रक्रिया किस प्रकार थी? अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। अकबर कौन था? भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की थी। साम्राज्य की बुनियाद तीसरा मुगल होते हुए भी इन्होंने साम्राज्य की बुनियाद पक्की इन्होंने ही की थी। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। उनके बाबा ने यानी दादा ने दिल्ली के सिंहासन पर कब विजय प्राप्त की? 1526 में। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता था। उसका अधिकतर समय किस में बीता था? युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता था। यह काम उसने कस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया था। जो भव्य राजधानी बनाई थी, यह काम कैसे करवाया? कस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी से। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था। बाबर का व्यक्तित्व कैसा था? आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था। बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। कैसा है बाबर? बहादुर और साहसी है और कला और साहित्य का भी प्रेमी है और रहन सहन का भी अच्छा शौकीन है। उसका पुत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। अकबर कौन है? बाबर का पुत्र यानी पोता। वह बाबर से भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है और योग्य सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी है और सोपनदर्शी है। वह अपने दादा से भी बढ़कर है, बहादुर भी है, योग्य सेना नायक है, विनम्र है, दयालु है। हर प्रकार के गुण उनमें भरे हुए हैं। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। कैसा है वह? एक ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र ही बड़ी जल्दी ही स्वामी भक्ति को पैदा कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अकबर जो है लोगों के दिल और दिमाग पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा था। अखंड भारत का सपना क्या था? उसके अंदर फिर से आकार लेने लगा था कि भारत अखंड होना चाहिए। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। कैसा चाहता था वो भारत? जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता कैसे हो? परस्पर सहज संबंध हो। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासनकाल के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। 1556 ईस्वी से शुरू करके उन्होंने 50 साल तक इसी लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की। बहुत से स्वामी भक्ति राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया था। बहुत से स्वामी भक्ति जो राजपूत थे, उनके सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया था। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसने किससे शादी की? एक राजपूत राजकुमारी से। उसका बेटा और वारिस
उसका बेटा और वारिस जहांगीर। वारिस कौन था? उनका बेटा और वारिस कौन था? उनका बेटा कौन था? जहांगीर, और वारिस भी वही था। इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था। जहांगीर का बेटा क्या था? शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था। इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। क्या था ये? अधिक तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा अधिक भारतीय था। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। राजपूत राज्य घरानों से जैसे उन्होंने संबंध बनाया तो उनका साम्राज्य और अधिक मजबूत हो गया। इस मुगल राजपूत सहयोग ने, जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना को भी नहीं बल्कि कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। परंतु क्या हुआ? अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली थी। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर, अच्छा समझा था। राणा प्रताप ने क्या किया कि एक ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, उससे संबंध जोड़ने की बजाय क्या उचित समझा? जंगलों में मारे मारे फिरना। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था, जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित था। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। जो उन्होंने समुदाय इकट्ठा किया था उसमें कौन कौन थे? फैजी और अबुल फजल, ये दो भाई, और बीरबल, राजा मान सिंह और अबुल रहीम खान खाना, ये शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य है। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। स्वयं अकबर क्या था? उतना ही लोकप्रिय था हिंदुओं में जितना कि वह मुसलमानों में लोकप्रिय था। मुगल वंश भारत में इस तरह से स्थापित हुआ था जैसे वह भारत का अपना ही वंश हो। मुगल वंश जो था वो भारत में किस प्रकार स्थापित हुआ? जैसे वह भारत का ही वंश हो। अब अगला टॉपिक है इसमें, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। यांत्रिक उन्नति किस प्रकार हुई और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच में अंतर किस प्रकार रहा? अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं। अकबर के दरबार के पुर्तगाली कौन थे? जेसुइट। ये बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था। उसे जेसुइट को उन्होंने क्या बताया? जेसुइट ने अकबर के बारे में बताया कि उन्हें सबके बारे में जानकारी हासिल थी, सैनिक और राजनीतिक मामलों के बारे में भी जानकारी थी और बहुत सी यांत्रिक कलाओं के बारे में भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। यदि अकबर और आगे ध्यान देता तो और ये पता लगाता
कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ी बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से कायम करे। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय और राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल किस प्रकार से करे और राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका। भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका। उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। उसके बाद क्या हुआ, भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। अकबर की खड़ी हुई इमारत की इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बाद भी वह 100 साल तक कायम रही थी। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती चली गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। क्या हुआ, दरबार का प्रताप भी बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश भी फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। कहां पर? दिल्ली और आगरा में। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। यह भारतीय मुगल कला कैसे थी? दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम अलग थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहम्मद भरे हाथों से खड़ा किया था। वास्तुकारों ने और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को बड़े ही प्यार भरे हाथों से खड़ा किया था, मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम से आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनका और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढंग प्रवृत्ति। कैसा था वहां पर समाज में जो घर कर गई थी बुराइयां? जात पात की सड़ांध थी, अछूत प्रथा थी और अलग अलग रहने की बेढंग प्रवृत्ति थी। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच क्या हुआ था? अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर जिन पर अधिक प्रभाव पड़ा था, जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचार धारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए थे जिनका उद्देश्य क्या था? केवल धार्मिक समन्वय करना था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया था। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेते थे, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे थे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए थे,
इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह से मुसलमान ही करते थे। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन किया था। अधिकतर मुसलमानों ने क्या किया था? हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां भी विकसित की थी। वे शांतिपूर्ण एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से वे रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना भी वे करते थे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो एक ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खानदान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट भी आई थी। उसके बाद थोड़ा सा और रहता है, देख लेते हैं। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। गांव के घेरों के बीच, सीमित घेरों के अंदर क्या था? हिंदू और मुसलमानों के अंदर गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था में कोई बाधा नहीं होती थी। हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात समझ रखा था। वे एक दूसरे के त्योहारों में भी मिलते थे, जाते आते थे, शरीक होते थे और कुछ अर्ध मार्शिक अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। कुछ त्योहार वे मिलकर एक जैसे मनाते थे और कुछ अलग अलग त्योहारों में एक दूसरे के घर आते जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। जो ये मिलजुल कर रहते थे, इनमें ज्यादातर लोग कैसे थे? किसान थे, दस्तकार थे और शिल्पी थे। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। हिंदुओं ने मुगल काल के समय क्या किया? दरबार की भाषा फारसी में थी और उसमें पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचना मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में उनको लिखा था। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं। कौन कौन? मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अबुल रहीम खान खाना, जो अकबर दरबार के अमीरों में से थे और उनके संरक्षक के पुत्र भी थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। खान खाना को कौन कौन सी भाषाएं आती थी? अरबी, फारसी और संस्कृत। उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सालार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे। उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। मेवाड़ के राणा प्रताप की प्रशंसा में जो लिखा गया था, क्या था? कि जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी भी हथियार नहीं डाले थे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब